Welcome to the lecture series of linear programming. Now we are at lecture first. तो सबसे पहले हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि ये होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं, फिर ये लीनियर प्रोग्रामिंग्स में प्रॉब्लम्स के हर एक स्टेप्स को कैटेगराइज किया जाएगा कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसे हम लोग चलिए एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग को समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैंने एक डेफिनेशन लिखा आपके लिए, चलिए इसको मैं रीड करके आपको समझाता हूँ क्या होता है ये डेफिनेशन। क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग इज द मेथड ऑफ कंसीडरिंग डिफरेंट इनइक्वालिटीज रिलेवेंट टू अ सिचुएशन एंड कैलकुलेटिंग द बेस्ट वैल्यू दैट इज रिक्वायर्ड टू बी ऑब्टेन्ड in those condition. The main aim of this linear programming is to find the optimal solution. मतलब क्या है कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है एक ऐसा तरीका है कि आपको कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस दे दिया, एक एग्जांपल्स के थ्रू भी हम लोग इस चीज को देखेंगे कि आपको सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस दे दिया, उस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आपको किस चीज की एक बेस्ट वैल्यू, ऑप्टिमम वैल्यू जहां पे गेन करनी होती है, तो वहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग के हेल्प से हम लोग इस चीज को पाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। एग्जांपल क्या है कि हमारे पास फर्नीचर डीलर है, एक फर्नीचर डीलर है जो कि मैक्सिमम 50,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता है। 50,000 रुपये में मैक्सिमम क्या करना चाहता है? इन्वेस्ट करना चाहता है। किस लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा है? वो एक हमारे पास फर्नीचर डीलर जो है वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहता है ताकि वो 60 पीसेस खरीद सके। मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चंस लिख के दे देता हूँ ताकि आपको इजी रहे, और फर्नीचर ताकि आपको उसको समझने में इजी रहेगी। और फर्नीचर डीलर deals in only two items, चेयर एंड टेबल। मतलब एक फर्नीचर डीलर है जो कि दो आइटम का डील करता है, जो कि चेयर और टेबल है। And he has maximum 50,000 to invest, and he has maximum 15,000 to invest and have places for 60 items। मतलब क्या कि उसके पास 50,000 रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए और 60 आइटम्स को रखने के लिए उसके पास प्लेसेस हैं। ओके, तो क्वेश्चंस क्या है इसमें कि हमें करना क्या है कि अ टेबल कॉस्ट ऑफ 2500 एंड चेयर ऑफ रेट 500 की जो टेबल का कॉस्ट है वो हमारे पास दे दिया है 2500 और जो चेयर का कॉस्ट है वो दे दिया हमें 500। और ये बोल रहा है कि अगर हर एक टेबल को सेल जब करते हैं तो जो टेबल पे प्रॉफिट हो रही है वो है हमारे पास 2500 की प्रॉफिट है और चेयर पे कितने की प्रॉफिट है? 75 की। तो ये बताना है हमें कि वो कितने, हाउ मेनी टेबल्स, कितने चेयर और टेबल खरीदे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर he should buy to gain maximum profit, तो चलिए एक बार क्वेश्चंस को मैं आपको फिर से समझाता हूं ताकि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग होता है क्या उसे समझ सकें। क्या है कि एक फर्नीचर डीलर है जिसके पास, एक फर्नीचर डीलर है जो कि बस दो ही आइटम खरीदता है, या तो चेयर खरीदेगा या तो टेबल खरीदेगा, और उसके पास टोटल इन्वेस्ट करने के लिए जो मनी है वो 50,000 है। यानी उसके पास रिस्ट्रिक्शन क्या हो गई कि टोटल वो मनी 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है। और उसके पास जो प्लेसेस हैं, यानी चेयर और टेबल दो ही चीज खरीद रहा है, यानी इनको रखने के लिए कुछ उसके पास स्टोरेज प्लेसेस होगी उसके पास, तो वो हम उसके पास जो है वो 60 आइटम्स को ही रखने का जगह है। और ये बोला है कि एक टेबल को खरीदने का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना है वो 2500 है, और चेयर को खरीदने का कॉस्ट कितना है? 500 है। और अगर एक टेबल को बेचता है तो उसे 250 का प्रॉफिट होता है, और एक चेयर को मतलब सेल करता है तो 75 की प्रॉफिट होती है। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने टेबल और चेयर को सेल करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अब ये चीज क्या है कि अब डिफिनीशन में हमारा क्या बोलता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऐसी होती है कि हमें, लीनियर प्रोग्रामिंग इज द मेथड। अब इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए हम लोग कैसे इसको सॉल्व करें? तो अगर इस क्वेश्चंस को दे दिया जाएगा, हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग का टूल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ चलो एक टेबल, ऐसे हम लोग को वेरियस वैल्यूज पे चेक करनी होगी। तो हो सकता है कि किसी को बेस्ट वैल्यूज मिले, कहीं पे ना मिले, और ये मेथड जो है वो काफी लंबा मेथड चला जाएगा।
तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग का जो रोल है वो प्ले होता है। उसके तहत अगर हम लोग इस मेथड से जब जाते हैं तो ये क्वेश्चंस हमारी इजीली सॉल्व होती है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसके डेफिनेशन में क्या बोला कि लीनियर जो प्रोग्रामिंग होता है एक ऐसा मेथड है जो कि डिफरेंट कंसीडरिंग डिफरेंट इनइक्वालिटीज। यहाँ डिफरेंट इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है कि जो डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस है कि हाँ जो चेयर खरीद रहा है उसकी कॉस्ट इतनी है, फिर टेबल की कॉस्ट इतनी है, मैक्सिमम इतने रुपए इन्वेस्ट कर सकता है 60 आइटम्स के। अब तो ये इसके रिस्ट्रिक्शंस हो गए। और क्या है, कैलकुलेटिंग द बेस्ट वैल्यू दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन इन दिस कंडीशन। अब हमारे पास इतने इसके पास कंडीशन है कि हाँ ये मैक्सिमम 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता है और 60 आइटम्स रखने का प्लेसेस है, और इसे क्या फाइंड करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया कि उस रिस्ट्रिक्शन के तहत हमें ये पता करनी है कि इसकी मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगी। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो सब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कहे जाते हैं, और इसका जो सॉल्यूशंस होता है वो लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड्स के ही थ्रू हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये बस मैक्सिमाइजेशन ही नहीं इसके अंदर कंसीडर होती है, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी कंसीडर होती है। अब इसके भी वेराइटीज हैं, कई बार आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ जाती है, डाइट प्रॉब्लम आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस है जो हम लोग आगे देखेंगे। तो हमने एक एग्जांपल भी कंसीडर किया था, इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि देखते हैं कि ये कैसे इस चीजों को डील करता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो पहला तो क्वेश्चन ये आ गया। अब इसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए अगर हम लोग आगे बढ़े तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन दे दिया था, तो सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अब ये क्वेश्चन दिया हो कि हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर ही शुड बाय। तो इसका एक प्रोसेस है, उसे हमें को ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले इस जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये जो हमारे पास ये दिया हुआ है, सॉल्व करने के स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे, तो मैं वो लिखता हूँ। सबसे पहले स्टेप्स वी हैव टू फॉलो we have to follow following steps to get required result। अब हमें रिजल्ट्स को रिक्वायर्ड रिजल्ट पाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला क्या है, सबसे पहले जो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है इसको हमको मैथमेटिकल टर्म में यानी इसको फार्मुलाइज किया जाए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें इसको मैथमेटिकल फार्मुलेशन करना होगा। सबसे पहला स्टेप जो है, गिवन प्रॉब्लम्स को किस में कन्वर्ट करना है, मैथमेटिकल फार्मुलेशन यानी मैथमेटिक्स के टर्म में लिखना है। मैथमेटिकल फार्मुलेशन उसको बोल रहे हैं। ओके, मैथमेटिकल फार्मुलेशन। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेप्स आती है उसके बाद हम लोग इसमें क्या करते हैं, मैथमेटिकल फार्मुलेशंस के बाद हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड से जाते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉटिंग के बाद इसकी ऑप्टिमल वैल्यू थर्ड में आ जाती है, इसकी ऑप्टिमल वैल्यू कैलकुलेट करना। तो थर्ड में हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं वो क्या हो जाती है, कैलकुलेटिंग ऑप्टिमल वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स हैं। तो पहला मैथमेटिकल फार्मुलेशन, सेकंड है ग्राफ प्लॉटिंग, थर्ड है कैलकुलेटिंग ऑप्टिमल वैल्यू। तो सबसे पहले जो हमारा इस लेक्चर में मेन जो पार्ट कवर हम लोग करेंगे वो मैथमेटिकल फार्मुलेशंस को कवर किया जाएगा। फिर नेक्स्ट में हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग देखा जाएगा, फिर उसी में फिर थर्ड वाले में हम लोग देखेंगे ऑप्टिमल वैल्यू। फिर कुछ क्वेश्चंस देखे जाएंगे कि किस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो ये तो हमारा हो गया कि रोड मैप की कैसे हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो हम लोग इसी एग्जांपल को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है मैथमेटिक, पहला हमारा स्टेप्स क्या है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसे मैथमेटिकल फार्मुलेशंस करनी होगी। तो क्या होता है मैथमेटिकल फार्मुलेशन, मैथमेटिकल फार्मुलेशन का मतलब ये हुआ कि ये जो भी हमारे पास ये दिया हुआ है स्टेटमेंट्स, इसको हमको मैथमेटिक्स के टर्म में रिप्रेजेंट करनी है। तो क्या है क्वेश्चन, एक फर्नीचर डीलर है हमारे पास, उसके पास कुछ वो चेयर और टेबल्स का डीलर है वो, और उसके पास मैक्सिमम यानी उसके पास रिस्ट्रिक्शन कितनी हो गई कि उस मैक्सिमम वो 50,000 ही रुपए इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर वो जितना भी खरीदे, किस तरह का भी कॉम्बिनेशन बनाया जाए टेबल या फिर चेयर का, तो उसका जो इन्वेस्ट करने का जो अमाउंट है वो 50,000 ही है। और उस जितने भी टेबल चेयर होंगे उसमें से वो बस 60 आइटम्स को ही रख सकता है। ये डजंट मैटर कि वो चेयर है या टेबल है, बस वो 60 आइटम्स रख सकता है। हो सकता है 60 चेयर ही हो या हो सकता है 60 टेबल ही हो, बट जितने भी होंगे वो 60 आइटम ही रख सकता है। फिर उसके बाद है एक अगला जो रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद अगला जो स्टेटमेंट बोल रहा था कि टेबल को सेल करने में 250 की प्रॉफिट हो रही है, चेयर को सेल करने पे 75 की प्रॉफिट हो रही है। तो हमारा जो टारगेट है कि हमें उसके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये पता करना है कि कितने टेबल और कितने चेयर सेल होंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग स्टेप चलते हैं वो हमारा स्टेप होता है कि हाँ, अब इसे हमें मैथमेटिकल फार्मूलेशन
क्यों करने की जरूरत, पहले ये क्वेश्चन आ जाता है। तो अब अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है कि कितने टेबल और कितने चेयर की जरूरत पड़ी, तो चलो एक बच्चा आता है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ कि ये टेबल हो गया हमारा कलर में, ये हमारे पास टेबल है और ये चेयर है, ये इसका कॉस्ट हो गया कितने में वो खरीदा, और ये हो गया सेलिंग प्रॉफिट, सेल करने पे प्रॉफिट कितने की हो रही है। तो टेबल का जो कॉस्ट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2500, और ये है 500, 2500, और ये हो गया हमारे पास 500 चेयर का। फिर उसके बाद सेल प्रॉफिट कितना है 250, और ये हो गया 75, ये 250 और ये 75। तो एक बच्चा बोलता है कि ठीक है सर, मैं हमारे पास मैक्सिमम क्या है कि हम लोग 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है। ये हम लोग आंसर ये गेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों हम लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड से ही जा रहे हैं। तो अगर हम पहले क्या थोड़ी वो चीज देखते हैं कि अगर हमारे पास 50,000 है, तो एक बोला है कि सर हम लोग सारे टेबल ही खरीद लेते हैं, तो केस फर्स्ट लेते हैं, हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ वी बाई ऑल दी टेबल, अगर हम लोग सारे टेबल ही खरीद लेते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास 50,000 था, एक टेबल का कॉस्ट 2500 है, तो कितने नंबर ऑफ टेबल आएंगे, नंबर ऑफ टेबल कितना आ गया 50,000 अपॉन 2500, ओके। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना जाएगा 20, यानी पास 20 टेबल, और हमें बोला गया था 60 ही मैक्सिमम के पास प्लेसेस है, यानी हम लोग 20 टेबल खरीद सकते हैं। तो प्रॉफिट उसकी कितने की हो जाएगी इस केस में, प्रॉफिट इज इक्वल टू 250 इंटू 20, यानी आपका कितना आ गया प्रॉफिट 500 आया, ओके। तो ये तो पहला केस हुआ। तो दूसरा बच्चा बोला नहीं सर हम लोग चेयर पूरा खरीद लेते हैं, सारे के सारे चेयर खरीद लेते हैं, फिर देखते हैं। तो केस सेकंड ले लेते हैं, इफ वी बाई ओनली चेयर, अगर हम लोग बस चेयर ही खरीद रहे हैं तो क्या होता है। तो एक चेयर का कॉस्ट कितना था, एक चेयर की कॉस्ट तो थी 500, टोटल 50,000 है, तो कितना हो जाएगा ये 50,000 बाई 500, यानी हमारे पास टोटल 100 चेयर आ जाएगी। बट जो हमारे पास क्या था रिस्ट्रिक्शन कि जो हम लोग उसके पास रखने का जगह है वो मैक्सिमम 60 चेयर हो या टेबल हो, 60 ही आइटम्स रख सकता है। तो यानी ये 100 वो खरीदने के पास 100 तो है, लेकिन इसको कितना होना चाहिए 60 ही रख सकता है, तो यानी ओनली 60 ही चेयर खरीद सकता है। तो 60 जब चेयर खरीदेगा तो उसके पास प्रॉफिट कितने की हो जाएगी, एक चेयर पे प्रॉफिट कितने की है उसकी 75 की है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 75 प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा ये 75 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 0, 6 5 33, 6 7 42 और 3 45, 4500। तो देखिए इस वाले केस में आपको 4500 प्रॉफिट आया था, इस वाले केस में 500 प्रॉफिट आया था। तो हमें ये पता करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो। तो अब ये जरूरी नहीं कि यही आंसर हो सकता है हो सकता है ना हो। तो चलिए एक बच्चा बोलता है कि सर हम लोग 5 चेयर खरीद लें और बाकी के जो बचेंगे वो हम लोग 55 बच रहे हैं, जितने भी पैसे बचेंगे उसका हम लोग टेबल खरीद लेंगे। तो चलिए 5 अगर चेयर खरीदेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी 2500 प्लस अब कितने हमारे पास पैसे बचे 50,000 बचे, 50,000 में से 2500 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा हमारे पास 0 0, ये 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 और ये 4 4750 आ गया, यानी 47,500। और एक टेबल का कॉस्ट कितना है 2500, इसको कट कर दें, फिर 5 से कट कर देते हैं इसको, तो 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 9 जा 45, फिर ये 7 में 5 जाएगा 2 और ये 5 5 5 जा 25, फिर ये 5 करेंगे 5, फिर 5 करेंगे 19, यानी ये 19 ये टेबल खरीदेगा। तो इसका जो टोटल कॉस्ट है, तो एक बार कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं, 25 से इसको डिवाइड किया जाएगा तो एक 1 7 5 जाए 2 4 2 ओके 225, यानी 19 टेबल ही वो खरीद सकता है ये। तो इसके पास टोटल कितना हो गया, यानी ये 5 चेयर और 19 टेबल, यानी ये खरीद सकता है। प्रॉफिट इस केस में कितनी है, क्योंकि ये 19 और 5 24 हो रहा है, वो 60 से तो कम है, तो यानी ये तो खरीद सकता है ये अमाउंट। तो इसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 5 इंटू चेयर पे 75 का प्रॉफिट है, टेबल पे कितने का प्रॉफिट था उसे 250 का। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 इंटू 75 करेंगे कितना आएगा, 5 5 जा 25 2, 5 7 जा 35 और 2 37। अब 90 से 250 को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास 0, फिर 19 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 19 कर लेते हैं हम लोग, 19 इंटू 25 95 और ये 38, 5 9 8 17 और ये 4,
475। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5, फिर ये 5 7 12, फिर उसके बाद फिर 1 आएगा आपके 1 आपका कैरी आ गया, 7 3 10 और एक 11 5 1 2 5। तो ये देख रहे हैं ये तो दोनों से भी ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इससे भी बेस्ट कोई सोल्यूशन है। तो इस तरह से अगर आप एक एक करके चेक करो कि हाँ एक चेयर बाकी उतने, फिर इस तरह से कॉम्बिनेशन, तो वो काफी आपका लंबा मैच चला जाएगा। तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो काफी आपका हेल्प करती है कि ऐसे प्रॉब्लम्स को डील कैसे करें, सॉल्व कैसे करें। तो इसके जो पहला स्टेप्स है, पहला स्टेप्स क्या था कि मैथमेटिकल फार्मूलेशन। तो सबसे पहले एलपीपी को सॉल्व करने के, किसी भी प्रॉब्लम को अगर हमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो दिया हुआ उसको सॉल्व करने के लिए हमें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे मैथमेटिकल फार्मूलेशन करते हैं किसी भी गिवन प्रॉब्लम्स का। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था, अब इसको हम लोग मैथमेटिकल फार्मूलेशन इसका करते हैं। तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में। हेडिंग डाल देता हूँ मैं, हैशटैग मैथमेटिकल फार्मूलेशन। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चंस क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फाइंड करना है कि कितने टेबल और कितने चेयर वो बाई करे कि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट हो। मतलब हाउ मेनी टेबल एंड चेयर ही शुड बाई टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मान लेते हैं कि वो एक्स टेबल बाई करे और एक्स चेयर बाई करे, तो लिखते हैं लेट ही बाई एक्स टेबल एंड वाई चेयर। मान लिया कि एक्स टेबल खरीद रहा हो, वाई चेयर, बेसिकली यही करते हैं। अब जो जो कंडीशंस बोल रहा है उसको देखते हैं। अब इसके पास खरीदने के लिए कितने पैसे हैं, खरीदने के लिए इसके पास टोटल 50,000 रुपीज है, 50,000 है इसके पास। और एक टेबल को खरीदता है तो 2500 लगता है, और एक चेयर को खरीदने में 500 लगता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एक, यानी उसको कॉस्ट कितनी लगेगी, कॉस्ट टू बाई दीज आइटम कितना पैसा लगेगा। एक्स टेबल और वाई चेयर खरीद रहा है तो एक टेबल को खरीदने में 2500 लग रहा है, तो 2500 एक्स प्लस 500 वाई, इतने पैसे उसे लगेंगे। लेकिन ये बोला कि ये जो पैसे होने चाहिए वो 50,000 से कम या इक्वल होने चाहिए। तो पहला कंडीशन हमें क्या मिल गया, 2500 एक्स प्लस 500 वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 50,000। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि हमने माना कि एक्स टेबल और वाई चेयर खरीद रहा है, और एक टेबल का दाम कितना था 2500 और एक चेयर का दाम कितना था 500। तो जब एक टेबल का दाम 2500 है तो एक टेबल का दाम कितना होगा 2500 इंटू एक्स। एक चेयर का दाम वाई रुपीज है तो सॉरी एक चेयर का दाम 500 है तो वाई चेयर का दाम कितना होगा 500 इंटू वाई। अब दोनों को सम अप कर देंगे तो ये इतना अमाउंट आया, और उसके पास रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि वो मैक्सिमम 50,000 ही इन्वेस्ट कर सकता है, यानी ये जो अमाउंट होनी चाहिए वो 50,000 से कम होनी चाहिए। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करते हैं 500 से डिवाइड कर देते हैं। तो 500 से डिवाइड करेंगे तो 5x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 100। तो ये हमारा पहला बना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। इसको हम लोग एक्चुअली कांस्टेंट बोलते हैं, और ये कहां से आया, इन्वेस्टमेंट से आया, पैसे मतलब कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम दे दिया हम लोग कांस्टेंट या इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। पार्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट इसको बोल देते हैं इस केस में पार्टिकुलरली, नहीं तो उससे हम लोग इसको कांस्टेंट ही बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट। ओके, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बना। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसके पास जो मैक्सिमम प्लेसेस है वो कितनी है, उसके पास प्लेसेस ही है प्लेसेस फॉर 60 आइटम्स। उसके पास कितने आइटम को रखने का जगह है, बस 60 आइटम्स को ही रख सकता है। तो दूसरा केस क्या बनेगा कि जो x प्लस वाई होनी चाहिए वो लेस देन और इक्वल टू 60 होनी चाहिए, मतलब 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। जो भी आइटम खरीद रहे उसका नंबर जो होना चाहिए वो 60 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, स्टोरेज कांस्टेंट। ओके, यहां तक तो आपको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ये है कि नंबर ऑफ टेबल या नंबर ऑफ चेयर ये कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, या तो जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। तो अगला जो आता है वो होता है x ग्रेटर देन जीरो और y ग्रेटर देन जीरो। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। तो कुछ केसेस में ये होता है, कुछ केसेस में नहीं होता है, तो क्वेश्चंस के हिसाब से देख के करना होता है। जैसे यहाँ पे टेबल, वो हम लोग आगे सीखेंगे कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे अप्लाई करना है या नहीं। इसे हम लोग बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। ओके, तो ये हमने इसके क्वेश्चंस में क्या था, क्या क्या पार्ट हमने कवर कर लिया, देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के। 50,000 मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है, ये भी कवर हो गई। 60 आइटम्स कवर हो गए, कितने इसके कॉस्ट प्राइस थी वो भी हमने यूज कर लिया। अब आया कि हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट करनी है, इसकी जो प्रॉफिट आ रही है उसे मैक्सिमम गेन करना है। और एक टेबल पे प्रॉफिट 250 का है और एक चेयर पे प्रॉफिट कितने की है 75 की है। तो इसे लिखते हैं हम लोग
अब अगला जो है वो है हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट का। तो लेट मैक्सिमम प्रॉफिट इज जेड मैक्स, इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मिनिमम हो जैसे मैक्सिमम के लिए करना, सिमिलरली मिनिमम के लिए होगा। हम लोग क्वेश्चन का वैरायटी देखेंगे, वो आप समझ जाएगा। पहले इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। मैक्सिमम, लेट मैक्सिमम प्रॉफिट इज जेड मैक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जेड मैक्स क्या आएगा आपका, देखो एक्स टेबल खरीदे हैं, कितने टेबल खरीदे हम लोग, एक्स टेबल, और एक टेबल को खरीदने पे 250 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने की प्रॉफिट होगी, 250 एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पर एक जो चेयर है उसको खरीदने पे कितने की प्रॉफिट हो रही है, 75 की। तो वाई चेयर खरीदने में कितने का प्रॉफिट होगा, 75 वाई। यानी जेड मैक्स कितना होगा, जो भी ये वैल्यू एक्स और वाई की आएगी उसको अगर यहाँ पुटअप कर दें तो वही हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन, ये देखो ये पहला इक्वेशन ये बना था, इसको हम लोग दूसरा इक्वेशन और इसे हम लोग तीसरा बोल देते हैं, और ये जेड मैक्स। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो दिखेगा कैसा, इसको अगर एक पास रखें तो एक्चुअली में हमारा जो प्रॉब्लम हो गया, मतलब जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ था उसको अगर फार्मुलाइज किए तो हमारे पास मिला क्या, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमें जेड मैक्स फाइंड करनी है। जेड मैक्स इज इक्वल टू 250x प्लस 75y। अब कांस्टेंट्स क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, यानी रिस्ट्रिक्शंस क्या है इसके, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ये क्यों लिख रहे हैं इसका मैं मतलब बता रहा हूं, पहले लिख लेते हैं। ये देखो थर्ड वाला इक्वेशन पहले लिख देते हैं, नॉन जीरो है, कोई भी लिख सकते हो उसमें कोई इशू नहीं है। पहला तो ये कांस्टेंट हो गया, फिर क्या बोल रहा है कि 5x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 100, 5x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। थर्ड जो है वो है x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x प्लस वाई शुड बी लेस देन और इक्वल टू 60। ओके, तो ये चीजें हमारे पास आई। क्या आया, सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट, यानी x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, y की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 5x प्लस वाई लेस देन और 100, x प्लस वाई लेस देन 60। तो ये तो हमारे कांस्टेंट थे, तो इसको बोल दिया सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। मतलब ये रिस्ट्रिक्शन है, इस रिस्ट्रिक्शन में जितने भी x और y जो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं उसमें बताना है कि ये जेड मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी जेड की। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम लोग ने मैथमेटिकल फार्मूलेशन से ये कर लिया। ये तो ये हमारा पहला स्टेप जो था एलपीपी को सॉल्व करने का, क्या था, मैथमेटिकल फार्मूलेशन। तो अभी हम लोग इसी पे ही रहेंगे, स्टिक रहेंगे, और भी देखेंगे क्या चीजें इसमें होती है, क्या होते हैं एक्स, क्या होते हैं वाई, तो सब चीजों को हम लोग डिफाइन करते हुए चलते हैं। तो मैं एक बार फिर से इस चीज को आपको रिकॉल करता हूँ, बताता हूँ फिर से कि हमने किया क्या। सबसे पहले कि मैंने मान लिया कि एक्स टेबल और वाई चेयर वो बाई करेगा। अब ये जब बाई करेगा तो उसकी कुछ कॉस्ट प्राइस होगी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है वो चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो हाँ, तो फिर कॉस्ट प्राइस उसकी कितनी हो गई आइटम की, एक चेयर को खरीदने में, एक टेबल को खरीदने में एक्स टेबल लग रहा है और एक चेयर खरीदने में वाई, तो 2500 एक्स प्लस 500 वाई। तो ये जो होनी चाहिए मैक्सिमम 50,000 होनी चाहिए। जब इसको सिंप्लीफाई किए तो फर्स्ट कांस्टेंट आया। फिर जो सेकेंड इसका जो रिस्ट्रिक्शन था वो क्या था कि जो नंबर ऑफ टेबल और नंबर ऑफ चेयर होना चाहिए वो 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए, इसके पास मैक्सिमम 60 आइटम्स को ही रखने का जगह है। तो इसलिए दूसरा जो कांस्टेंट आ गया एक्स प्लस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 60। फिर जो थर्ड आएगा वो क्या है कि एक्स और वाई जो दोनों हैं वो क्या है कि नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, मतलब कि एक पॉजिटिव वैल्यू दे। कभी तो ये तो ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं कि -5 चेयर या -3 चेयर, तो ये तो ऐसा आएगा नहीं। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फिर हमें क्या था कि इसमें ये पता करना था कि मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगी, तो जेड मैक्स फाइंड करनी थी। तो जेड मैक्स क्या हो गया 250x प्लस 75y। तो इस चीज को जब कंबाइन करके लिखे तो ये हमारा प्रॉब्लम हुआ कि ये हमारा, इस प्रॉब्लम को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हुआ इसको जब सॉल्व करने में जो वैल्यू जाएगी वही हमारी टेबल और चेयर की वैल्यू होगी जिसपे कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट रखता है। तो इस हम लोग प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग फॉर्मुलेशन पे ही स्टिक रहते हैं। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि इसमें x और y क्या है, हर एक चीज को हम लोग डिफाइन करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा पीछे प्रॉब्लम जो दिया हुआ था, ये यहाँ पे x और y को क्या बोलते हैं उस सब चीज को हम लोग लिखते चलते हैं। तो x और y को हम लोग बोला जाता है, x एंड y को हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं इस चीज को, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको समझना है। डिसीजन वेरिएबल, एक्स और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसीजन वेरिएबल। कि एक्स क्या है और वाई क्या है, इस चीज को हम लोग बोलेंगे डिसीजन वेरिएबल। यानी जो हम लोग लेट किए थे कि लेट नंबर ऑफ चेयर इज दिस एंड नंबर ऑफ टेबल इज दिस, तो एक्स और वाई माने थे, इसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। ओके,
अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इन चीजों पे, ये होता है कांस्टेंट। तो जो भी ये रिस्ट्रिक्शन थे 5x + y < तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो अगला है कांस्टेंट। तो क्या होता है कांस्टेंट? जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि जो लीनियर इनइक्वालिटीज में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में, उसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस कि जैसे रिस्ट्रिक्शंस क्या था कि मैक्सिमम 50,000, फिर मैक्सिमम इसके पास 60 प्लेस है, तो ये रिस्ट्रिक्शंस हो गए। रिस्ट्रिक्शंस इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको मैं एलपीपी से लिख देता हूँ, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या है ये? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ओके, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ ताकि आगे मैं इस्तेमाल जब करूँ तो आपको समझ में आए। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मीन प्रॉब्लम। तो जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं एलपीपी, उसी को क्या कहते हैं? कांस्टेंट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या क्या थे? x एंड y ग्रेटर देन 0, ये एक रिस्ट्रिक्शन था, तो ये कांस्टेंट हो गया। 5x + y लेस देन आर इक्वल टू 100, ये एक कांस्टेंट हो गया। x + y लेस देन आर इक्वल टू 60, तो ये हमारे पास तीन क्या हो गए? कांस्टेंट की कैटेगरी में आ गई है। किस में आ गई है? कांस्टेंट की कैटेगरी में। ये तीनों हमारे पास क्या हो गई है? ये और ये सब हमारे कांस्टेंट हो गए। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, नहीं तो फिर आपको जब दोबारा देखेंगे तो आप कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर ये कांस्टेंट के बाद हम लोग आगे चलते हैं कि जो हमारे पास ये जेड मैक्स दिया था कि जेड मैक्स इज इक्वल टू दिस, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अगला जो आता है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस क्या है? हाँ, तो जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था ये जेड मैक्स इज इक्वल टू 250x + 75y। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? जेड मैक्स इज इक्वल टू 250x + 75y। तो ये जो हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो करते हैं इस वैल्यूज को, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो यही है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो हमने क्या देखा? इसमें इस जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है उसमें x और y क्या है? डिसीजन वेरिएबल, ये हमारे कांस्टेंट्स में आते हैं। और ये जो जेड मैक्स इक्वल टू 250x + 75y है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है आगे क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए मैंने आपको बताया। और इन प्रॉब्लम्स को हम लोग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी बोला जाता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का मतलब क्या है? कि जहां पे हम लोग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं किसी भी लीनियर फंक्शंस को विद सर्टेन कांस्टेंट्स के अंदर, तो उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक टाइप ही है। ओके, तो अब इस तरह से हम लोग एक और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारा जो फॉर्मुलेशंस वाला है उस पर थोड़ी सी कमांड अच्छी हो। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चंस लिखता हूं, इसे आप लोग खुद ट्राई करोगे, फिर मैं इसका सॉल्यूशंस दूंगा। वीडियो पॉज करके आप लोग करना। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस लिख के दे देता हूं। क्या है कि वन काइंड ऑफ अ केक require 200 gram flavor and 25 gram of fat, and another kind of cake and another kind of cake require 100 gram of flavor and 50 gram of fat। ये आपका 50 ग्राम है, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूँ 50 ग्राम ऑफ फैट। ओके, 100 ग्राम ऑफ फ्लेवर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक and the maximum number of cakes which can be made from 5 kg of flavor and 1 kg of fat, assuming there is no shortage of the other ingredients using in making the cakes. Assuming there is no shortage of the other ingredients of the other ingredients in making।
ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। वन काइंड ऑफ केक रिक्वायर्ड 200 ग्राम फ्लेवर एंड 25 ग्राम ऑफ फैट। मतलब 200 ग्राम फ्लेवर हमें लगेगी और 25 ग्राम फैट लगेगी। और जो दूसरे काइंड का मतलब दूसरे प्रकार का जो केक बना रहे हैं हम लोग, उसमें 100 ग्राम ऑफ फ्लेवर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट लगेगी। देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक। तो हमें ऐसे मैक्सिमम नंबर ऑफ केक फाइंड करना है जो कि 5 केजी फ्लेवर एंड 1 केजी ऑफ फैट से बन सके। तो ऐसे हमें पता करना है कि कितने हम लोग केक बना सकते हैं 5 केजी फ्लेवर और 1 केजी फैट के साथ, इन दो काइंड्स के केक को मिला के। और हमें ये अचीव करना है कि केक बनाने में जो भी अदर इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जैसे क्रीम हो गए, तो ये जो भी चीजें यूज होती हैं उनका कोई शॉर्टेज नहीं है, मतलब वो अनलिमिटेड अमाउंट में मौजूद है। जो रिस्ट्रिक्शन है बस फ्लेवर और फैट पे ही है। तो सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में जाने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो एज्यूम करना होगा। चलिए, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है? वी हैव टू राइट फर्स्ट वी राइट this problem. First we write in mathematical. First we have to formalize in mathematical formulation. ठीक है, first we write these in mathematical terms. Okay, mathematical terms में इसको लिख रहे हैं। तो क्या है सबसे पहले की क्या है कि हमें ये पता करना है कितने केक बनेंगे टोटल। तो मान लेते हैं कि वन काइंड का जो केक बन रहा है वो x नंबर में है, और जो अदर काइंड का केक जो बन रहा है वो y नंबर में है। तो लेट, सबसे पहले तो ये सपोज करना है, लेट द नंबर ऑफ केक ऑफ फर्स्ट काइंड इज x। मान लिया फर्स्ट काइंड का केक कितना है x, एंड नंबर ऑफ केक ऑफ सेकेंड काइंड इज y। जो दूसरे प्रकार का केक है वो कितने हैं? वो y है। तो क्या बोल रहा है कि पहले तरह के केक बनाने में कितने ग्राम फ्लेवर यूज हो रहे हैं? ये तो हमारा पहला रिस्ट्रिक्शन आ गया कि हाँ ये x है और ये y है। पहले तरह का केक बनाने में हमें 20 ग्राम ऑफ फ्लेवर की यूज हो रही है, और दूसरे तरह का केक बनाने में कितना ग्राम ऑफ फ्लेवर का यूज हो रहा है? फर्स्ट वाले में 200 ग्राम फ्लेवर, सेकेंड वाले में 100 ग्राम ऑफ फ्लेवर। तो फर्स्ट वाले का, अब देखो, फर्स्ट वाले में 200 ग्राम और टोटल x केक है, तो कितना हो जाएगा? x इंटू 200 ग्राम। तो 200 ग्राम को हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे, 200 बाई 1000 हो जाएगा, प्लस y इंटू ये 100 ग्राम है तो 100 अपॉन 1000 कर देंगे, तो ये किलोग्राम में आ गया। और टोटल हमारे पास कितना है? मैक्सिमम 5 केजी हो सकता है फ्लेवर। तो ये लेस देन और इक्वल टू किसके आ जाएगा? 5 केजी की इक्वल आ जाएगी। चलो, क्या किया हमने? 200 ग्राम था, ये 100 ग्राम है, लेकिन ये 5 केजी में दिया हुआ है। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया। तो केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? किलोग्राम में 1000 से डिवाइड करके। तो फर्स्ट काइंड का जो केक है उसे बनाने में 200 ग्राम का फ्लेवर लगता है, यानी 200 बाई 1000 केजी फ्लेवर लगता है। तो इसलिए एक केक बनाने में 200 बाई 1000 किलोग्राम फ्लेवर लगता है। तो x केक बनाने में कितना होगा? x इंटू दिस। सिमिलरली एक केक बनाने में 100 ग्राम फ्लेवर लगता है, सेकेंड काइंड का केक बनाने में, एक केक बनाने में 100 ग्राम फ्लेवर लगती है। तो y केक बनाने में y इंटू 1000 अपॉन 100 अपॉन 1000 केजी का जो फ्लेवर होगा वो उतना इस्तेमाल होगा, और टोटल जो होगा वो क्या होगा? लेस देन 5 होना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले ये 200 से इसे कट कर देंगे, ये 100 से ये कट हो जाएगी, फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू किसका जाएगा? 50 क्या आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है? फैट वाले से देखेंगे। इसमें कितना है? 25 ग्राम फैट है और इसमें 50 ग्राम फैट है। तो सिमिलरली प्रोसेस से जाएंगे, x इंटू 25/1000 प्लस y इंटू 50/1000 क्या हो जाएगा? y इंटू 50/1000। ये लेस देन किसके होना चाहिए? टोटल कितना हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? फैट 1 kg फैट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 kg। हम लोग क्या करेंगे? इससे सॉल्व करते हैं। तो 25x प्लस 50y शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1000। अब इसे हम लोग 25 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये x प्लस 2y शुड बी लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 40। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन मिले, दो कांस्टेंट्स मिल गए। अब ये बताओ, नंबर ऑफ जो केक है वो क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो एक आएगा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट, यानी x भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। ये नॉन नेगेटिव कांस्टेंट हो गया।
अब क्वेश्चंस को फिर पढ़ते हैं कि वन काइंड का केक बनाने में इतना अमाउंट लगता है, सेकंड काइंड का केक बनाने में इतना अमाउंट लगता है। तो हमें क्या पता करना है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर आपके। ये मैक्सिमम से हमें क्या आइडिया लग रहा है, ये मैक्सिमम वर्ड से हमें ये आइडिया लग रहा है कि जो भी प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक हो गया, तो यानी क्या लिखेंगे, लेट मैक्सिमम नंबर ऑफ केक इज केक बराबर जेड मैक्स। इसको जेड मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जेड मैक्स क्या हो जाएगा, जेड मैक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ओके, यानी एक्स और प्लस वाई ये हो जाएगा। तो अब हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, देखो ये क्वेश्चन क्या हुआ, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक दैट कैन बी मेड फ्रॉम 5 kg ऑफ फ्लेवर एंड 1 kg ऑफ फैट assuming there is no shortage of the other ingredients in making cakes। मतलब और जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स उसकी कोई कमी नहीं है, तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। तो हमारा जो प्रॉब्लम हो गया वो क्या हो गया, दूसरे कलर से मैं लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया कि जेड मैक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है अंडर दी रिस्ट्रिक्शन, यानी सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। यानी कुछ हमारे पास कांस्टेंट्स दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। क्या है कांस्टेंट वो, पहला तो ये हो गया कि नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड जो है वो क्या है, x 2x plus y should be less than or equal to 50। 2x plus y should be less than or equal to 50। और ये थर्ड क्या है, x plus 2y should be less than or equal to 40। x plus 2y should be less than or equal to 40। तो ये हमारे क्या हो गए, ये तीनों कांस्टेंट हो गए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया, और x और y क्या हो गए हमारे पास, ये डिसीजन वेरिएबल हो गए। ओके, ये हमारे डिसीजन वेरिएबल हो गए। तो हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया उसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस क्या था हमारे पास कि हमारे पास दो तरह के केक हैं। एक तरह का पहला काइंड का केक बनाने में 200 ग्राम ऑफ फ्लेवर लगता है और 25 ग्राम ऑफ फैट लगता है, और जो सेकेंड काइंड का जो केक है उसे बनाने में 100 ग्राम ऑफ फ्लेवर लगती है और 50 ग्राम ऑफ फैट लगता है। तो हमें ये पता करना है कि कितने मैक्सिमम हम लोग केक बना सकते हैं, इन दोनों तरह के मैक्सिमम कितने केक बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 5 kg ऑफ फ्लेवर एंड 1 kg ऑफ फैट। तो हमने मान लिया कि एक्स और वाई, फर्स्ट काइंड का एक्स केक है और सेकंड काइंड का वाई केक है। तो फर्स्ट काइंड का केक बनाने में टोटल जो फ्लेवर लगेगी वो कितनी लग रही है, एक केक बनाने में 200 ग्राम और इसमें एक केक बनाने में 100 ग्राम ऑफ फ्लेवर लग रहा है। तो इस तरह के इसमें एक्स काइंड का केक है और इसमें टोटल एक्स नंबर ऑफ केक है, इसमें वाई। तो कितना हो जाएगा फ्लेवर, एक्स इंटू 200 अपॉन 1000 प्लस वाई इंटू 100 अपॉन 1000। इसको सिंप्लीफाई करने पे फल जो कांस्टेंट मिला वो क्या मिला, 2x plus y should be less than or equal to 50। फिर उस तरह हम लोग जब आगे क्वेश्चन में इसमें बढ़ते हैं तो देखते हैं कि फैट वाला एक कंडीशंस दिया हुआ है। 1 मिनट। तो फैट वाले कंडीशंस में क्या है कि फर्स्ट काइंड का जो केक है उसे बनाने में 25 ग्राम ऑफ फैट है और सेकेंड काइंड का जो केक है उसे बनाने में 50 ग्राम ऑफ फैट की रिक्वायरमेंट है, और टोटल हमारे पास अवेलेबल जो फैट है वो 1 kg है। तो क्या लिखेंगे, एक फर्स्ट काइंड का एक केक बनाने में हमारे पास 25 ग्राम फैट लगता है, तो एक्स केक बनाने में कितना लगेगा, x इंटू 25 बाई 1000। उसी तरह वाई तरह के केक बनाने में सेकंड काइंड का कितना लगेगा, y इंटू 50 अपॉन 1000। इसको सिंप्लीफाई किए तो जो दूसरा मिला x प्लस 2y शुड बी लेस देन 40। तो ये दो हमारे पास कांस्टेंट मिल गए, फर्स्ट कांस्टेंट ये, सेकंड कांस्टेंट ये। अब जो नंबर ऑफ केक है वो कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 मान लिए। अब अगला क्या है कि हमें मैक्सिमाइज करना है, हमें ये पता करना है कितने मैक्सिमम केक बना सकते हैं इससे। तो मान लिया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ केक है वो जेड मैक्स है, तो जेड मैक्स क्या हो जाएगा, जेड मैक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो मैथमेटिकल टर्म्स में इसको हम लोग लिख दिए। तो पहला स्टेप्स आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग किसी गिवन प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फार्मूलेशंस करते हैं। तो इसमें हम लोग ये देखा गया कि कोई भी अगर हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स क्या होती है, कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसे सॉल्व करने के लिए किस किस स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। पहला स्टेप जो हो गया किस स्टेप्स के थ्रू हम लोग इसको प्रोसीड करते हैं, तो जो पहला स्टेप जो आता है वो सबसे पहले मैथमेटिकल फार्मूलेशन आता है कि किसी भी प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो सबसे पहले उसे मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना होगा। उसके बाद आती है, अब जब हमने मैथमेटिकल फार्मूलेशंस कर दिया तो उसके बाद अगला स्टेप्स क्या था हमारा, हाँ अगला स्टेप था ग्राफ प्लॉटिंग। अब इसकी ग्राफ प्लॉट करनी है। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक ग्राफ का जो है वो आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, जो कि हमारे अगले लेक्चर्स में हेल्प करेगा। किसी का ग्राफ कैसे बनाते हैं, किसी लाइंस का।
ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हमारे पास एक लाइन दिया हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये बस आपका, मैं इस हेडिंग इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियरिटी रहे कि एक्चुअली ये सिलेबस का नहीं है, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको ओवरव्यू है पिछले क्लास का, थोड़ा चीजें रिकॉल हो जाए। क्या है कि ग्राफ प्लॉटिंग, पहला क्या है, ड्रा द लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 ऑन ग्राफ पेपर, ऑन ग्राफ पेपर। ओके, तो सबसे पहले ये जूनियर क्लास का है, मैं आपको रिकॉल कराता हूँ ये होता क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है। ओके, तो जब x की वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2, 0 यहाँ रखेंगे फिर ये 3/2, तो नहीं हमारे पास पॉइंट्स मिल गया 0, 3/2। जब y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, तो दूसरा जो पॉइंट मिला वो क्या मिला, 3,0। अब इसका जब ग्राफ बनाना तो हमें एक लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, ये हमें पता है। तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, y डैश, ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा x हो गया, x डैश हो गया, और ये x हो गया, ये x एक्सिस हो गया। ये मैं इसको इक्वल स्केल कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3, इधर भी ये 1 2 3, ये तो 0 हो गया, इधर जाएंगे तो -1, इधर जाएंगे तो -1। अब क्या बोल रहा है कि जो हमारा ये पॉइंट है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं 0, 3/2, तो 0, 3/2 किधर आएगा, 3/2 का मतलब 1.5, यानी लगभग ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। और ये है 3,0, ये पॉइंट यहाँ पे है। अब इसे हमें क्या करना है कि ये हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस चीज की, तो ये आपको थोड़ा विजुलाइज होगा इसलिए मैंने बना दिया ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका ग्राफ बन गया, ये ऐसे। ओके, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये जो लाइन जो पास करी हो किसकी लाइन हो गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 की लाइन हो गई। तो ये तो इजी था, आपने जूनियर क्लास में देखा। अब इसके बाद जो आपने इस तरह का भी अगर इस थोड़ा क्वेश्चंस को एक्सटेंड किया जाए, अगर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 3 दे दिया तो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, सबसे जो पहला स्टेप फॉलो करते हैं हम लोग, ये करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3 का ग्राफ लाइन ड्रा करते हैं। तो इसका लाइन ड्रॉ करते हैं, तो चलिए ड्रॉ कर लिया जाता है इसको ताकि आपको, हाँ, तो ये मान लेते हैं ये हमारी लाइन हो गई, ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ओके, तो ये 0 हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गई, और ये y डैश हो गया। अब क्या है ये 0, 3, तो ये देखो ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3, फिर ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3। तो 3,0 पहले पॉइंट्स क्या क्या थे जो निकाले थे यहाँ पे, 0, 3/2 और 3,0। 3,0 मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, और 0, 3/2 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसको एक मिलाते हुए एक लाइन पहले डैश लाइन से ड्रा कर देंगे। अब हमें तो लेस देन, हमें मेरा टारगेट क्या है कि हमें तो लेस देन वाली लाइन पता करनी है कि x प्लस 2y लेस देन 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ओरिजिन पुट करो, x प्लस 2y लेस देन 3 है, इसमें ओरिजिन अगर पुट करते हैं 0, 0, तो 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस देन 3, 0, 3, यानी ये ट्रू है, ये क्या है, ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटीज, यानी 0, 0 इसके सॉल्यूशन वाले पॉइंट में आएगा। तो देखो ओरिजिन किधर है, इधर है, तो क्या करेंगे इस वाले साइड्स को हम लोग डैश लाइन से, मतलब इसको शेडेड रीजन बना देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ग्राफ होगा वो x प्लस 2y लेस देन 3 का ग्राफ बनेगा। अगर यहीं पे अगर हमें, मैं थोड़ा दूसरे कलर से इसको कर देता हूँ, x प्लस 2y ग्रेटर देन 3 का रहता तो सेम काम करते, ओरिजिन इसमें पुट करते, 0 प्लस 2 इंटू 0 ग्रेटर देन 3, 0 ग्रेटर देन 3, ये ट्रू है, नहीं ये तो फॉल्स है। तो यानी इसके सॉल्यूशन में ओरिजिन नहीं आएगा, तो ओरिजिन किस साइड नहीं होगा, इस लाइन के इधर या फिर इस लाइन के इधर, इस साइड नहीं होगा, इस वाले रीजन को हम लोग सेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2y ग्रेटर देन 3, और ये जो लाइन है जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, ये x प्लस 2y इक्वल टू 3 की लाइन है। तो बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसका यूज हमें पड़ेगा जब हम लोग आगे क्वेश्चंस को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो हमने क्या देखा आज के लेक्चर में कि कोई भी हमारे पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग का, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का हेल्प लेना होता है। इसके लिए सबसे पहले उस प्रॉब्लम का हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करते हैं, जो कि हमने आज इस लेक्चर में स्टडी किया। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस के लिए क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है उस रिस्ट्रिक्शंस को वर्ड्स के मतलब मैथमेटिकल टर्म्स में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया x और y
लेकर फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं जब इनइक्वालिटीज के फॉर्म में रहती है। तो जैसे एक एग्जांपल ये हुआ, एक एग्जांपल ये, और भी हम लोग आगे अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में देखेंगे कि कैसे किसी इनइक्वालिटीज का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कैसे एलपीपी प्रॉब्लम्स को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं, क्या आइडिया है कि कैसे हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।